नमस्कार, मैं छाया सिंह आप सभी लोगों का स्वागत करती हूं आपके अपने YouTube चैनल छाया एफिलिएशन ज्ञान पे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं जब भी वीडियो बनाती हूं तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ों को समझाने की कोशिश करती हूं जिसको नॉर्मली लोग करने में बहुत परेशान होते हैं और उनको ये समझ में नहीं आता है कि इस काम को करने में फ़ायदा तो है बट शुरुआत कहाँ से करें। शुरुआत इन द सेंस कि जैसे मेरी वीडियो से आप लोगों को पता चल जाता होगा कि जैसे मैंने लास्ट जो टॉपिक्स पे वीडियो बनाया ITI कॉलेज कैसे खोले, BEd BTC जो भी है, अगर इसके बारे में आपको जानकारी लेना चाहिए तो डिटेल्स में सारी आपको मिल जाएगी मेरे प्रीवियस वीडियो में। तो आज भी मैं आप लोगों के बीच में एक नई जानकारी लेके आई हूँ और आज मेरे वीडियो का जो टॉपिक है वो है कॉलेज कैसे खोलें। कॉलेज इन द सेंस कि डिग्री कॉलेज जैसे BA BSc BCom किसी को खोलना है तो वो कैसे ओपन करेगा। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि UGC के अंडर में सारी गाइडलाइन डिसाइड होती है। कोई भी यूनिवर्सिटी रन करती है तो वो UGC के अंडर में ही रन करती है। बहुत सारी मेरे पास क्वायरी आती है कि मैम मैंने इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है, क्या ये फेक है या ओरिजिनल है। तो इसका सिंपल सा आंसर यही है, आप सिंपल UGC की वेबसाइट पे जाइए, यूनिवर्सिटी की लिस्ट में उनको चेक करिए। अगर वो वहाँ एग्जिस्ट करते हैं इट मीन्स कि दे आर रियल। अगर नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब कि वो अंडर प्रोसेस है या फिर वो एफिलिएटेड ही नहीं है। तो टॉपिक पे मैं फिर से आती हूँ कि कॉलेज कैसे खोलें। तो कॉलेज खोलने के लिए जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को अभी मेंशन किया कि ऑल ओवर इंडिया सेम रूल्स फॉलो होते हैं क्योंकि UGC ही मेन गवर्निंग बॉडी है और UGC के अंतर्गत ही भारत में कहीं भी कोई भी कॉलेज खुलेगा तो वो उसी के गाइडलाइन को फॉलो करेगा। जैसे अब मैं सिंपली समझाने की कोशिश करती हूँ कि अगर आप कॉलेज खोलना चाहते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आता है कि ज़मीन की क्या रिक्वायरमेंट है, कितनी बिल्डिंग बनानी है, NOC कैसे मिलेगी, कहाँ से मिलेगी, NOC के लिए क्या क्या पेपर है, क्या क्या स्टाफ रखना है, प्रक्रिया कितनी लंबी होती है, कितना एक्सपेंस आएगा, ये सारी चीज़ें बेसिकली होती हैं। तो आज मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को क्लियर करूँगी। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताऊँगी कि ज़मीन और बिल्डिंग की क्या रिक्वायरमेंट होती है। मैं आप लोगों को बता देती हूँ। 2.5 एकड़ लैंड चाहिए जनरल रजिस्ट्रेशन के लिए, मतलब BA BSc BCom के लिए। लैंड की रिक्वायरमेंट आप अपने अकॉर्डिंग बढ़ा भी सकते हैं बट घटा नहीं सकते हैं क्योंकि ये UGC का नॉर्म है। 2.5 एकड़ का मतलब 10,000 वर्ग मीटर, 10,000 स्क्वायर मीटर के अराउंड ये आपका 2.5 एकड़ ज़मीन हो गया। अगर आपके पास इतना है तो आप अपील कर सकते हैं। अब अपील कैसे करेंगे? डायरेक्ट ऐसा नहीं है कि मेरे पास 2.5 एकड़ ज़मीन है, मैं गई और मैंने यूनिवर्सिटी को बोल दिया कि भैया मेरा विचार है कॉलेज खोलने का। ऐसा नहीं होता है। आपको एक ट्रस्ट सोसाइटी का निर्माण करना होता है जिसमें ट्रस्ट सोसाइटी में से बेहतर कौन है इस पर भी मैंने वीडियो बनाई है। मेरे हिसाब से ट्रस्ट बेटर है क्योंकि उधर रिन्यूअल का नहीं होता है कि भाई हर 5 साल में मुझे रिन्यूअल कराना है, फीस देनी है। सेकंड जो इशू आता है वो ये इशू आता है कि मेंबर्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो यहाँ वो भी इशू नहीं है। यहाँ ट्रस्ट में मेंबर्स का भी इशू नहीं होता है। सिंगल 2 पर्सन्स मिलके, मैनेजर, को मैनेजर, चेयरमैन, सेक्रेटरी, 2 लोग मिलके और ट्रस्ट को संचालन कर सकते हैं। उसके विपरीत सोसाइटी में क्या है 8 से 10 लोग या कई बार तो 30 लोग उसमें होते हैं जिसमें से 30% महिलाएँ होनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से ट्रस्ट बेटर है। तो आपके पास ट्रस्ट सोसाइटी होनी चाहिए। ज़मीन आपके ट्रस्ट सोसाइटी के नाम रहेगा तो अब चल जाएगा क्योंकि 2016 में UGC के नॉर्म्स में संशोधन किया गया। इससे पहले क्या बोला गया था कि जैसे मान लीजिए मैंने अपने कॉलेज का नाम सत्यनारायण कॉलेज रख दिया तो अब मेरी जो ज़मीन है वो जो सत्यनारायण कॉलेज है वो चलेगा संस्था के अंतर्गत। जैसे मान लीजिए मेरी समिति का नाम या ट्रस्ट का नाम सत्यनारायण ट्रस्ट है तो जो सत्यनारायण कॉलेज है वो चलेगा सत्यनारायण ट्रस्ट के अंतर्गत। लेकिन ज़मीन जो है वो डायरेक्ट जो दाखिल खारिज होनी चाहिए, जो बैनामा होनी चाहिए वो सत्यनारायण कॉलेज के तहत होनी चाहिए। ये नॉर्म्स था। ट्रस्ट बस कहने के लिए ट्रस्ट के द्वारा संचालित ये कॉलेज के प्रबंधक ऐसे मेंशन होता था बट अब कुछ संशोधन कर दिया गया है जिसके अकॉर्डिंग ये है कि अगर आपकी ज़मीन डायरेक्ट ट्रस्ट के नाम भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना कॉलेज रन कर सकते हैं। इससे आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि आपकी जो ज़मीन है वो डायरेक्ट ट्रस्ट के नाम हो जाती है तो कहीं ना कहीं उस चीज़ का एडवांटेज मिलता है।
क्या एडवांटेज मिलता है, ये जब आप कोई नेक्स्ट प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे देन ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी कि ट्रस्ट के नाम ज़मीन होने से क्या फ़ायदा है और इंडिविजुअल किसी एक के नाम होने से, मतलब किसी कॉलेज के नाम होने से क्या नुकसान है या क्या फ़ायदा है। हालांकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे उतना डीपली डिस्कशन करना ठीक भी नहीं है, बट फिर भी मैंने एक हिंट दे दिया आप लोगों को कि कहीं ना कहीं वो अच्छा है। जो संशोधन हुआ है वो कॉलेज वालों के लिए बहुत अच्छा है कि ज़मीन जो है ट्रस्ट सोसाइटी के नाम है तो भी आप कॉलेज रन कर सकते हैं। तो मैंने अभी आप लोगों को बता दिया ज़मीन, 2.5 एकड़ ज़मीन। अब कंस्ट्रक्शन, अब वो डिपेंड करता है कि आप स्ट्रेंथ क्या ले रहे हैं, BA BSc BCom या जनरल BA ले रहे हैं या BA BSc ले रहे हैं या BCom सिर्फ ले रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको कंस्ट्रक्शन करना होता है। बट एट लीस्ट डिग्री कॉलेज का जो कंस्ट्रक्शन है वो 28,000 स्क्वायर फीट जाता ही जाता है, क्योंकि उसमें 2,000 स्क्वायर फीट का एक मल्टीपर्पज़ हॉल हो जाता है, कम से कम 6 कमरे होते हैं, ऑडिटोरियम है, लाइब्रेरी है, लैब्स हैं, क्लासरूम है, गर्ल्स कॉमन रूम है, बॉयज़ कॉमन रूम है, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो 28,000 स्क्वायर फीट के आसपास एक पूरा कवर्ड एरिया निकल के आता है। तो मोटा मोटी में बताऊँ तो 2.3 करोड़ के आसपास का जो इन्वेस्टमेंट है वो बिल्डिंग में लग जाता है। लीज़ नहीं चलता है। अगर आप ये कहेंगे कि लीज़ पे ज़मीन रहेगी तो कॉलेज खुल जाएगा, नहीं खुलेगा। लीज़ वैलिड नहीं है। काफ़ी टाइम पहले राजस्थान में वैलिड था अस्थाई मान्यता के लिए, प्रोविजनल एक्रेडिटेशन के लिए वैलिड था, बट उस कंडीशन में व्हेन यू आर गोइंग फॉर अ परमानेंट एफिलिएशन इट इज़ नेसेसरी टू लैंड कन्वर्जन, और उसका दाखिल खारिज होना बहुत ज़रूरी है कॉलेज के नाम से। तो वहाँ पे भी सिर्फ अस्थाई मान्यता आप लोगों को मिलती थी लीज पे। स्थाई मान्यता के लिए वहाँ पे भी आप लोगों को ज़मीन को ट्रस्ट सोसाइटी के नाम या कॉलेज के नाम करना था। तो आई थिंक ज़मीन बिल्डिंग की क्वेरी सॉल्व हो गई। अब हम आते हैं नेक्स्ट जो स्टेप मैंने बात किया कि एक्सपेंस क्या आएगा। देखिए, अलग अलग यूनिवर्सिटी का अलग अलग बैंक गारंटी होता है। जैसे 10 लाख रुपए कम से कम आप मान के चलिए कि अगर आपकी मान्यता हो गई तो इतना आपको बैंक गारंटी यूनिवर्सिटी को देना है सक्सेसफुली आपको कॉलेज रन करने के लिए। ये फंड इसलिए ये आपातकालीन फंड के तौर पे रखा जाता है कि किसी स्थिति में आपकी कमेटी टूट गई या आपकी मैनेजर के साथ कोई इंसिडेंस हो गया, तो जितने बच्चों ने एडमिशन लिया है आपके पास, क्या आपका कॉलेज, क्या आपके कॉलेज का फंड इतना सक्षम है कि वो बच्चों को रिफंड कर सके। तो वो काम सारा कार्यभार यूनिवर्सिटी ले लेती है। बिल्डिंग का मैंने कॉस्ट बता दिया। ज़मीन का कॉस्ट अलग अलग है, जितने भी भारत के पार्ट्स हैं सब जगह ज़मीन की अलग अलग कीमतें हैं, तो वो आप अपने हिसाब से आइडिया लगा लीजिए। ज़मीन बिल्डिंग छोड़ के कम से कम 30 से 40 लाख का बजट इसमें भी आप लोगों को रखना होगा। क्यों? 10 लाख सीधे बैंक गारंटी में चला गया। अब कम से कम 5 लाख आपका फर्नीचराइजेशन में जाएगा, 2 लाख बुक्स में जाएगा, कुछ प्रोसेसिंग फीस 30,000 50,000 जो भी यूनिवर्सिटी अलग अलग यूनिवर्सिटी की अलग अलग होती है। स्टाफ अरेंजमेंट में खर्चा होता है, जितने आपने मिनिमम एक कोर्स के लिए आपको 16 स्टाफ रखने ही रखने हैं। लेक्चरर, प्रिंसिपल, को प्रिंसिपल और उसके असिस्टेंट, कई तरीके की पोस्ट निकल के आ जाती है। अगर आप लोगों को ज़रूरत हो तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगी कि डिग्री कॉलेज के लिए क्या क्या स्टाफ की रिक्वायरमेंट होती है। बट मुझे नहीं लगता है, क्योंकि आप यूनिवर्सिटी में जाते हैं, यूनिवर्सिटी खुद ही आपको लिस्ट दे देती है कि आपने ये कोर्स अप्लाई किया है, आपको ये स्टाफ की रिक्वायरमेंट है। कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है BA BSc डिग्री कॉलेज के स्टाफ को अरेंज करना। तो मैंने अब खर्चे की बात कर ली। अब मैं प्रक्रिया की बात करती हूँ। ऐसा नहीं है कि आपके पास 30 लाख रुपया आ गया, ज़मीन बिल्डिंग हो गई, अब बस सारा काम खत्म, ऐसा नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं, जब कोई बिल्डिंग बन रहा है तो उसके लिए फायर सर्टिफिकेट चाहिए। फायर सर्टिफिकेट के लिए आपको फायर डिपार्टमेंट में आवेदन करना होता है। लैंड कन्वर्जन करवाना होता है। ऐसा नहीं है कि आपने एग्रीकल्चर ज़मीन लगा दी और उस पर आपने बाउंड्री वगैरह खड़ा करके कंस्ट्रक्शन कर दिया। बाद में पता चला कि जब आपका नक्शा पास हुआ या फिर कोई भी गवर्नमेंट स्कीम आई या किसी भी वजह से कल को पता चला कि आपकी इतनी बड़ी बिल्डिंग आपको वहाँ बनानी ही नहीं थी, क्योंकि वहाँ पे तो गवर्नमेंट का ऑलरेडी कोई और प्रोजेक्ट चलना था, या फिर गवर्नमेंट ने उस एरिया को बैन कर रखा था कि यहाँ तो कॉलेज वगैरह खोलना ही नहीं है, ये ज़मीन हमने इन फ्यूचर प्रपोज कर रखी है ओनली इंडस्ट्रियल एरिया के लिए। तो
आगे बहुत बड़ा नुकसान ना हो, इसलिए जब भी कोई भी ज़मीन आप अलॉट करें कॉलेज के नाम से, सबसे पहले डिपार्टमेंट में जाके रिलेटेड जो अभियंता विभाग होता है, जो PWD डिपार्टमेंट होता है आपके एरिया का, वहाँ जाके आप अपना नक्शा पास कराइए। सबसे इम्पोर्टेंट है वहाँ से नक्शा पास कराना। जब आप नक्शा पास कराएंगे अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि गवर्नमेंट ने आगे 20-30-50 साल बाद यहाँ के लिए क्या प्रोग्राम रखा है, या मोनोपोली सिर्फ क्लाइंट को दे रखी है, ये आप लोगों को चला जाएगा। तो क्या है कि इतना इन्वेस्टमेंट जो है बर्बाद नहीं होगा, क्योंकि मेरे कुछ क्लाइंट्स के साथ ऐसा हो चुका है, उन्होंने कंस्ट्रक्शन कर लिया, सब कुछ कर लिया, बाद में जब वो नक्शा पास कराने गए तो उनको पता चला कि ये ज़मीन तो ओनली इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए थी। यहाँ पे इन फ्यूचर गवर्नमेंट ने सोचा है कि रेलवे प्रोजेक्ट प्रपोज किया जाएगा। तो इन सारी प्रॉब्लम से बचने के लिए आपको पहले अपना नक्शा पास कराना है। जब आप नक्शा पास करा लेंगे, आपका अगर आप ग्रामीण एरिया में है तो ग्राम प्रधान आपको लिखित में दे देता है, जिसको हम लोग बिल्डिंग प्रमाण पत्र बोलते हैं, जो कि रिक्वायरमेंट होती है आपके डिग्री कॉलेज को खोलने के लिए। तो जब आपका बिल्डिंग बन गया, नक्शा पास हो गया, आपने चारों साइड से बाउंड्री करवा दी, तो आपका ग्राम प्रधान उसको लिख के प्रमाणित कर देता है। अगर आप नगर पालिका में तो SDM लिख के प्रमाणित कर देता है कि हाँ मेरी नॉलेज में है, यहाँ एक बिल्डिंग बनाई जा रही है, डिग्री कॉलेज बनाई जा रही है। अनापत्ति प्रमाण पत्र और सरकार के डाटा में वो चीज़ मेंशन हो जाती है कि इस लोकेशन पे इस व्यक्ति का ये कॉलेज चलता है, निजी कॉलेज चलता है। और लैंड कन्वर्जन आपको करना होता है, एग्रीकल्चर पे आपको स्टार्ट नहीं करना है। लैंड कन्वर्जन पहले धारा 143 चलती थी, बट अब धारा 80 है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको लैंड कन्वर्जन करा लेना है, तब कुछ करना है। ज़मीन इंडिविजुअल के नाम नहीं ट्रांसफ़र करनी है, वरना आपके लिए बहुत प्रॉब्लम होगी, आगे कोई प्रोजेक्ट नहीं चल पाएगा। कन्वर्जन कराएं तो डायरेक्ट ट्रस्ट सोसाइटी के नाम कराएं। ये मेरी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को सुनते जाना है, जो कोई नहीं बताएगा। ये सिर्फ वही बता सकता है जिसने इन सारी प्रॉब्लम्स को फेस किया है, ठीक है, या फिर जो ये काम करते हैं। तो मैं आपको वो चीज़ें बता रही हूँ जो अगर आप यूनिवर्सिटी के पास नॉर्म्स मांगने जाएंगे तो वो भी नहीं बताएंगे। तो मैंने स्टेप बाय स्टेप क्लियर किया कि लैंड कन्वर्जन करा लीजिए, फिर उसके बाद आप अपना नक्शा पास करा लीजिए, फिर बिल्डिंग बनाइए, फिर फायर सर्टिफिकेट लीजिए, और एकदम बिल्कुल ज़मीन के कॉर्नर से बिल्डिंग बनाने नहीं स्टार्ट करनी है। आप इस हिसाब से बनाइए कि कम से कम 7 मीटर का सेटबैक हो, आराम से गाड़ी घूम सके फायर ब्रिगेड की। तो उससे क्या होगा कि आपको इजीली फायर सर्टिफिकेट मिल जाएगा, नेशनल बिल्डिंग सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ये कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें थी जिसके बिना मान्यता नहीं होती है। बाकी ज़मीन, बिल्डिंग, लैंड, बैंक गारंटी, फायर सर्टिफिकेट, और आपका खसरा खतौनी हो गया, ब्लूप्रिंट हो गया बिल्डिंग का, आपने क्या क्या स्टाफ हायर किया है वो सारे स्टाफ की लिस्ट हो गई। इतनी चीज़ें आप लेके जाएंगे। आपकी यूनिवर्सिटी से एक पैनल आएगा जो कि फिजिकल वेरिफिकेशन कर लेगा कि आपने जो जो चीज़ें हमें बताई हैं क्या वो आपके तथ्य सारे सत्य हैं या नहीं है। फिर उस कंडीशन में वो एक रिपोर्ट लगा देगा। अगर कोई आपत्ति कम ज़्यादा पाई जाती है तो वो क्या है कि आगे फिर आपको एक और अपॉर्चुनिटी दे देते हैं, फिर सेकंड पैनल आता है और सारी चीज़ें मैनेज करके चले जाता है, फिर आपको अस्थायी मान्यता मिल जाती है। और ये अस्थायी मान्यता 2 साल के लिए सबको मिलती है, जिसके मानक पूरे होते हैं उनको भी, जिनके मानक पूरे नहीं होते हैं उनको भी। डायरेक्ट परमानेंट मान्यता नहीं होती है डिग्री कॉलेज की। 2 साल आपको देखा जाता है कि आप कैपेबल हैं या नहीं है, फिर उसके बाद आपकी स्थायी मान्यता हो जाती है। और एक और क्वायरी थी, बड़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि जब भी कोई कॉलेज बनता है तो क्या 15 किलोमीटर की डिस्टेंस पे कोई कॉलेज है तभी हम कॉलेज बना सकते हैं, अगर पास में है तो हम बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं। अगर लीगली बोला जाए तो नहीं बना सकते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी सबसे पहले आपसे फॉर्म भरवाती है क्या आपके आसपास कितने डिस्टेंस पे कॉलेज है। तो बट अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पास एरिया है, स्पेस है, और यूनिवर्सिटी भी फाइनल डिसीजन यूनिवर्सिटी का होता है, तो वो आपको, अगर यूनिवर्सिटी की इच्छा है तो वो आपको एफिलिएशन दे देती है। ऐसा नहीं है, आप इंटीरियर में हैं तो भी कॉलेज खोल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपका पूरा हाईफाई एरिया होगा, मेट्रोपॉलिटन सिटी होगी या हाईली नगर निगम होगा तभी आप अप्लाई करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप जहाँ चाहे जैसे चाहे वहाँ कॉलेज खोल सकते हैं। बस जो मैंने पीछे आपको बातें बताई हैं वो
सारे रिक्वायरमेंट्स आपको फुलफिल करने हैं, देन उस कंडीशन में ही हो पाएगा। आजकल नई शिक्षा नीति आ गई है, इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं डिस्कशन कर रही हूँ। उसमें क्या है कि हैंडीकैप्ड बच्चों के लिए फैसिलिटीज़ देना बहुत ज़रूरी है। सिंपल सी बात है, जब 28,000 स्क्वायर फीट कोई कॉलेज बिल्डिंग बनाएगा तो एक फ्लोर पे बनाना तो इम्पॉसिबल है। स्पेस बिल्कुल छोड़ेगा, क्योंकि पार्किंग के लिए स्पेस चाहिए, प्लेग्राउंड चाहिए, प्रेयर ग्राउंड चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं जो होनी चाहिए। तो 2 फ्लोर 3 फ्लोर में बिल्डिंग बनेगी तो गवर्नमेंट जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये जो पैनल बॉडी आती है वो ये जांच करती है कि आपने हैंडीकैप्ड के लिए क्या व्यवस्था कर रखी है, हैंडीकैप्ड कैसे ऊपर जाएंगे। तो उस कंडीशन में आपको एक स्लोप देना होता है जिससे बच्चे व्हील चेयर ऊपर जा सके। एक साइड से सीढ़ी लगाइए, एक साइड से स्लोप करिए या लिफ्ट करिए, जो भी आपको ईजी लगे, बट इस पॉइंट पे स्पेसिफिक ध्यान देना है। और हाई टेंशन वायर नहीं होना चाहिए, कहीं पता चले 11,000 वोल्ट का तार निकल रहा है और आपने वहाँ कॉलेज बना दिया, किसी कंडीशन में अप्रूव नहीं होगा। पैसा बिल्डिंग सब वेस्ट हो जाएगा। अगर मान लीजिए आज को अप्रूव हो गया तो कल को बंद होगा ही होगा। तो काम जो भी करें सोच समझ के करें, अच्छे से करें। बेसिक रिक्वायरमेंट मैंने आपको बता दी। अगर इसके अलावा भी आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है, क्वायरी है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। बस बस आप लोगों से एक सिंपल रिक्वेस्ट है कि मुझे नाइट में कॉल ना करें, मेरी भी फैमिली है, मेरे पास भी काम होता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। और अर्ली मॉर्निंग भी कॉल ना कर दें। मैंने ये चीज़ नोटिस किया है कि अगर कोई मेरी वीडियो 12 बजे देखता है तो 12 बजे ही मुझे कॉल कर देते हैं, तो इससे क्या होता है, डिस्टर्बेंस होता है। तो एक टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग आप काम करो, जो मेरे लिए भी ईजी रहे और आप लोगों के लिए भी ईजी रहे। आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट।